हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विथ मी प्रीति बोरा। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसलिए हम पॉलिटिकल थ्योरी की जो थ्योरी पार्ट है उसको ख़त्म करने के बाद उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज का जो सेशन है वो हमारा 12th पार्ट है इस सीरीज़ में, एमसीक्यू सीरीज़ में। और आज का टॉपिक है लिबरलिज्म। मैं इसी जितने भी मैंने सीरीज़ डाली है एमसीक्यू की, उससे रिलेटेड थ्योरी पार्ट तो ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। और हर एक जो चैप्टर है, हर एक जो टॉपिक है, उससे रिलेटेड जो जो पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं उसकी एक सेपरेट मैंने वीडियोस डाली है एमसीक्यू की फॉर्म में। तो दोस्तों, इस जो पर्टिकुलर वीडियो है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है कि जैसे आपने कहा था कि जो सॉल्यूशन है वो आपको एक नई स्क्रीन में, अलग स्क्रीन में विद कंटेंट चाहिए ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। तो वो सब मैंने इसमें डाल रखा है। देखिए, इन सब वीडियोस में मैंने बहुत मेहनत की है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए आपको अच्छी लगे, और फर्दर अपने जितने भी रिकमेंडेशंस है, जो भी सजेशन है, आप दे सकते हैं। आपके लिए कमेंट सेक्शन बिल्कुल ओपन है। और साथ ही साथ मैं आपसे बोलूँगी कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन कराती हूँ, आप साथ साथ आंसर भी दिया करें, क्योंकि ये जो एमसीक्यू सीरीज़ है ये मेरी प्रैक्टिस के लिए नहीं है, ये तो ऑब्वियसली आपकी प्रैक्टिस के लिए है ना। तो अगर आप साथ साथ आंसर करते रहेंगे तो ऑब्वियसली आपकी प्रैक्टिस होगी। तो वही तो हमारा मेन एम है, मतलब ये सारी सीरीज़ करने का। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ के साथ। Question number 1. Who among the following was the proponent of the theory of moral sentiments? Moral sentiments की थ्योरी इन चारों में से किसने दी है? ऑप्शन ए थॉमस हॉब्स, ऑप्शन बी जॉन लॉक, ऑप्शन सी एडम स्मिथ एंड ऑप्शन डी जेरेमी बेंथम। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो थ्योरी है मॉरल सेंटिमेंट्स की वो दी है एडम स्मिथ ने। इसमें इन्होंने एक थ्योरी डेवलप की है मोटिवेशन की। तो ये भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी है? दैट इज एडम स्मिथ। इसमें इन्होंने क्या किया है? रिकंसाइल किया है ह्यूमन सेल्फ इंटरेस्ट को विथ अनरेगुलेटेड सोशल ऑर्डर, यानी कि जो सोसाइटी में ऑर्डर है अनरेगुलेटेड, उसको ह्यूमन के, हमारे खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के साथ कैसे मतलब कंसाइल किया जाए, कैसे कोरिलेट किया जाए, कैसे साथ में रखा जाए, उसमें इन्होंने बताया है अपनी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में, जो कि फर्दर किसके अंदर है? थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स के अंदर। फर्दर अगर हम एडम स्मिथ की बात करें तो उनकी एक पॉपुलर बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस। इसमें इन्होंने बोला है कि हमें स्टेट को वही फंक्शन देने चाहिए जो कि एक इंडिविजुअल को कंट्रोल करे, क्या करने से, को ऐसा काम करने से जो वो फोर्स से कर रहा है या फ्रॉड से कर रहा है, और जो कंपटीशन, ट्रेड या फिर प्रोडक्शन के अगेंस्ट है। आपको पता है कि जो एडम स्मिथ है वो बिलीव करते थे कि मार्केट इकोनॉमी कैसे चलेगी? थ्रू इनविजिबल हैंड्स। इनविजिबल हैंड का मतलब यह है कि डिमांड और सप्लाई हमारे मार्केट में इनविजिबल हैंड होते हैं, और इनके हिसाब से हमारा प्रोडक्शन, ट्रेड और कंपटीशन अपने आप ही रेगुलेट होता है। लेकिन स्टेट की जरूरत कब होती है? स्टेट की जरूरत होती है हमें इंडिविजुअल को कंट्रोल करने में, कि वो गलत तरीके से और फोर्सफुली काम ना करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो पूरा जो मार्केट ऑर्डर है वो डिस्टरप्ट हो जाएगा और एक फेयर कंपटीशन नहीं रहेगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इमैनुअल कैंट जो हैं उन्होंने कंसीव किया था, उन्होंने बताया था कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो किस टाइप के हैं। ये ऑप्शन है इन चारों में से। एक सोसाइटी के अंदर जो कि एक कलेक्शन है सेल्फ सफिशिएंट इंडिविजुअल का, यानी कि उन्होंने कैसा इंडिविजुअल को बताया था कि वो सेल्फ सफिशिएंट है। तो आपके ऑप्शन है पोजेसिव इंडिविजुअल है वो, या प्रोप्राइटर ऑफ हिज ओन कैपेसिटी, मतलब अपनी अपनी जो उनकी कैपेसिटीज हैं वो खुद ही देखते हैं, खुद ही बनाते हैं, या फिर आइसोलेटेड एटम्स की तरह वर्क करते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आइसोलेटेड एटम्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ सकता है कि इमैनुअल कैंट ने बोला था कि जो इंडिविजुअल है वो आइसोलेटेड एटम्स हैं। और इसके साथ साथ ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि पोजेसिव इंडिविजुअल किसने कहा था? तो वो है सीबी मैकफर्सन। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो इमैनुअल कैंट है, मैंने जैसा अभी आपको बताया कि उन्होंने बोला था इंडिविजुअल्स को आइसोलेटेड एटम्स, जो कि मेरली एक कलेक्शन है सेल्फ सफिशिएंट इंडिविजुअल का। और ये ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके हिसाब से जो इंडिविजुअल है वो इगोइस्टिकल है, सेल्फ सीकिंग है और लार्जली सेल्फ रिलायंट है।
यानी कि अपने आप पे निर्भर हैं, अपने आप अपने सारे काम देखते हैं, अपने राइट्स वगैरह मतलब सब कुछ अपने हिसाब से देखते हैं और हमेशा अपने आप पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। और ये वाला क्वेश्चन ये 2018 में आई गेस आ रखा था कि किसने जो इंडिविजुअल है उनको पोजेसिव इंडिविजुअल बोला था, तो वो है सीबी मैकफर्सन। उन्होंने बोला था कि जो इंडिविजुअल है दे आर पोजेसिव इंडिविजुअल, और जो इंडिविजुअल हैं वो अपनी कैपेसिटीज के खुद ही प्रोपराइटर हैं। प्रोपराइटर जैसे कि हम अपनी कंपनीज में होता है ना कि सोल प्रोपराइटर हैं हम अपनी कंपनी के, तो उस हिसाब से अपनी लाइफ की अपनी कैपेसिटी के भी सोल प्रोपराइटर इंडिविजुअल खुद हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन से इंडिविजुअलिज्म के टाइप्स हैं? तो ये 3 टाइप्स दे रखे हैं आपको, मेथोडोलॉजिकल, एथिकल और इगोइस्टिकल। तो इन तीनों में से कौन से इंडिविजुअलिज्म के टाइप्स हैं? ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर सारे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही एक टाइप की इंडिविजुअलिज्म है। एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेथोडोलॉजिकल जो इंडिविजुअलिज्म है वो उसका मेन फोकस होता है कि जो इंडिविजुअल है ना वो की पॉइंट है, वो उसका मेन एम्फेसिस किस में है। यानी कि अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी की बात कीजिए, अगर आप सोशल इकोनॉमी की बात कीजिए, किसी भी चीज की बात कीजिए, पॉलिटिकल और सोशल बेसिकली, तो उसका जो सेंट्रल थीम है वो इंडिविजुअल पे बेस्ड है। मतलब हम हमेशा इंडिविजुअल पे फोकस रखते हैं कि सोशल एक्सप्लेनेशन में भी कि उनका कैसे वो रिलेशन होंगे सोसाइटी में, कैसे वो रहेंगे, और पॉलिटिकल की उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज क्या है। तो ये जो मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म है ये इंडिविजुअल को एज अ सोशल एंड पॉलिटिकल यूनिट देखता है और उसका की फोकस होता है। दूसरी जो टाइप है इंडिविजुअलिज्म की वो है इथिकल। इथिकल में ये बोल रखा है कि जो सोसाइटी है वो ऐसी बनानी चाहिए कि उससे जो इंडिविजुअल है उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो, लेकिन प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए? मॉरल प्रायोरिटी मिलनी चाहिए टू इंडिविजुअल्स राइट्स, नीड्स एंड इंटरेस्ट। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि रिलीजन से रिलेटेड है या फिर मोरालिटी से कुछ रिलेटेड है। इसमें इसमें यह है कि हमारी एक मोरल ड्यूटी है कि हम सोसाइटी को ऐसा बनाएं कि जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं, इंडिविजुअल की नीड्स हैं और उसके इंटरेस्ट है उसको सबसे बड़ा बेनिफिट हो और उनको वो लार्जली जो प्रोपोर्शन है वो बेनिफिट में रहे। तीसरा है ईगोइस्टिकल इंडिविजुअल। अब ईगोइस्टिकल जहाँ पे आ जाता है ना उस पे सबसे ज्यादा बात की जाती है कि इंडिविजुअल को देखा जाता है कि वो इंडिपेंडेंट है। सबसे पहली बात कि वो एक यूनिट है, इंडिपेंडेंट है और वो अपने सारे काम खुद ही कर लेंगे। और वो किस बेसिस पे चलते हैं? दे आर सेल्फ इंटरेस्टेडनेस और सेल्फ रिलायंस। यानी कि वो अपने खुद के इंटरेस्ट पे चलते हैं और अपने खुद के इंटरेस्ट पे चलते हैं, इसलिए वो निर्भर भी सेल्फ रिलायंट खुद पे ही रहते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप है इंडिविजुअलिज्म के। ये क्वेश्चन में आ सकता है। ऐसे भी पूछ लेते हैं कि आप कितने टाइप के इंडिविजुअलिज्म हैं, तो आपको ऑप्शन में दे देंगे 2 3 4 5 ऐसे करके, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये याद रखिए कि कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये भी आप क्वेश्चन में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो मैं ये थ्योरी जो हमारा पार्ट है उसमें मैं ये डिफरेंस कवर कर चुकी हूँ, बट मैं यहाँ पे आपसे दोबारा पूछती हूँ कि जो हमारे क्लासिकल लिबरलिज्म है और मॉडर्न लिबरलिज्म है उसमें क्या फर्क है? अब लिबरलिज्म तो आपको लगता है कि चलो लिबरल हो गया तो सभी चीज सही है, कि मतलब सब लिबरल है, सब सारी आजादी है, ये है वो है। बट इसमें भी काफी सारी फॉर्म्स होती है, जैसे क्लासिकल है, मॉडर्न है, और ये मैं थ्योरी में आपको कवर भी करा चुकी हूँ, डिफरेंस भी करा चुकी हूँ सब कुछ, बट आपको याद कहाँ होगा उसका। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपके पास कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म है ना वो बिलीव करता है लेजस फेयर स्टेट में। अब और जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो डिमांड करता है वेलफेयर स्टेट। अब पहले तो आप ये मुझे ये बताइए कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आपको ये पता है कि लेजस फेयर स्टेट क्या होती है? क्योंकि मैंने तो आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, बट स्टिल मैं आपको एक छोटा सा फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि जो लोगों को नहीं पता वो इजीली ये क्वेश्चन समझ पाए। तो देखिए लेजस फेयर स्टेट ये ऐसी स्टेट होती है, बेसिकली ऐसी इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। सबसे पहले बात कि जो हमारी इकोनॉमी है हम उसको ऐसे खुला छोड़ दो, लाइक एडम स्मिथ का, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था कि जो इकोनॉमी है वो बेसिकली इनविजिबल हैंड्स पे चलती है, लाइक डिमांड्स और सप्लाई। हमारी इनविजिबल हैंड है कि जहाँ अगर अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा,
और उस हिसाब से प्राइस भी वेरी करेंगे। या फिर किसी चीज़ की अगर हम सप्लाई ज़्यादा देते हैं तो लोग उस चीज़ को कैसे एकोमोडेट करते हैं उस हिसाब से। तो लेज़र फेरे जो है वो ये बोलती है कि जो गवर्नमेंट है ना उसका मिनिमम से मिनिमम इंटरफेरेंस होना चाहिए मार्केट में, और मार्केट चलनी चाहिए अपने इनविजिबल हैंड्स के बदौलत। लेकिन जैसे स्टेट को हम मानते हैं एज अ नेसेसरी इविल, यानी कि स्टेट की बहुत ही ज्यादा जरूरत भी है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही इनविजिबल उसको छोड़ हैंड्स के थ्रू छोड़ देंगे तो आपको पता है ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नाम की भी कोई चीज होती है। तो जो लोगों के पास ज्यादा पावर होगी वो जो छोटे लोग होंगे जिनके पास पावर नहीं होगी उनको डोमिनेट कर सकते हैं, फ्रॉड के तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, या फिर फोर्सफुली बिजनेस कर सकते हैं। तो ऐसे हम इकोनॉमी को नहीं छोड़ सकते ना, इस वजह से स्टेट का कंट्रोल एक मिनिमम लेवल पे नेसेसरी भी होता है। अब क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि जो क्लासिकल वाले हैं वो इस लेजर को सपोर्ट करते हैं, और जो मॉडर्न वाले हैं वो वेलफेयर स्टेट। अब वेलफेयर स्टेट का क्या होता है कि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखो, हम आपको सभी को पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है डीपीएसपी, तो वो किस लिए दे रखे हैं कि स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट क्या होती है, जो लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचे। अगर मैं लेजर फेरे वाली स्ट्रेटेजी अपनाती तो क्या होता, सब अपना अपना बिजनेस करते, उनको प्रॉफिट होता। अब अगर जो नीचे लेवल के जो पुअर लोग हैं उनको, वो तो सिर्फ लेबर वगैरह होते, तो उनके बेनिफिट का कैसे कोई सोचे। तो इसके लिए स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ता है, और इंटरफेयर करना पड़ता है उन जो पुअर स्टेट है, नॉट नेसेसरली पुअर, या फिर मैं बोल सकती हूँ मार्जिनलाइज, यानी कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हो या फिर स्टेट जन सुविधा के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इंटरफेयर करके उनको वो सारी जो फैसिलिटीज हैं वो अवेल कराना वेलफेयर स्टेट का काम है। तो मॉडर्न वाले इसको सपोर्ट करते हैं। तो ये आपका है फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में बोला है कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो जस्टिस ओरिएंटेड है, कि वो जस्टिस देखता है कि हाँ जस्ट काम हो रहा है कि नहीं। और जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो राइट्स ओरिएंटेड है, कि वो राइट के हिसाब से काम करता है। तीसरा है कि दोनों सही है, चौथा है कि कोई भी सही नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्लासिकल वाले लेजर को सपोर्ट करते हैं, मॉडर्न वाले वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट करते हैं। और ये जो है ना जस्टिस और राइट ओरिएंटेड, क्योंकि देखो अगर लेजर फेयर है तो लेजर फेयर किस पे डिपेंडेंट होगा, जस्टिस पे तो डिपेंडेंट नहीं है ना। लेजर फेयर इज लाइक कि इनविजिबल हैंड है, एंड जिसका जो राइट्स है वो ले लेगा। तो ये राइट्स ओरिएंटेड होता है, दैट मीन्स जो ये क्लासिकल वाले हैं ये राइट्स ओरिएंटेड को सपोर्ट करते हैं। और वेलफेयर का क्या मतलब होता है, वेलफेयर इज बेस्ड ऑन जस्टिस। अगर वेलफेयर जस्टिस है इसका मतलब मॉडर्न वाले जस्टिस को सपोर्ट करते हैं। अब क्लासिकल और मॉडर्न की मैंने आपको डिफरेंस दे रखा है इस टेबल पे, आप चाहो तो उसको रीड कर सकते हो। चलो मैं ये बता देती हूँ आपको। देखिए बेसिस है, देखो फ्रीडम के हिसाब से बोले क्लासिकल इधर है, मॉडर्न इधर है, ठीक है। तो क्लासिकल वाले इंटरफेरेंस को नहीं मानते, इन्हें बोलते हैं कि इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मॉडर्न वाले हैं वो बोलते हैं कि इंटरफेरेंस ऐसा हो कि आपको सेल्फ मास्टरी हो या ऑटोनॉमी भी मिले, यानी कि आपका पर्सनल डेवलपमेंट हो, उस हिसाब से इंटरफेरेंस इनको मंजूर है। दूसरा बेसिस है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल अगर समझ लो, मैं आपको याद करने के लिए बताती हूँ कि जैसे अगर आप एक बिजनेसमैन हो और आपको प्रॉफिट से मतलब है, ठीक है, और दूसरी साइड को ये आप समझ लो क्लासिकल के लिए, तो क्या होगा, आप ईगोइस्टिकल हो गए, आप अपने प्रॉफिट पे बिलीव करोगे। और मॉडर्न वालों को आप कोरिलेट कर सकते हो, समझ लो एक एनजीओ से, वो क्या करेंगे, डेवलपमेंटल काम करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट कैसी होगी, आपको क्या चाहिए होगी अगर आप बिजनेस करो, लिमिटेड, कि मुझे लिमिटेड इंटरफेरेंस चाहिए। लेकिन अगर एक एनजीओ काम कर रहा है तो उसको क्या चाहिए होगा, उसको ये चाहिए होगा कि जो मैं काम कर रही हूँ गवर्नमेंट मेरा साथ दे, और फिर जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे करे। तो एनेबलिंग गवर्नमेंट चाहिए होगी। फिर अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ तो मुझे कुछ छेड़खानी नहीं चाहिए, अनहिंडर्ड इकोनॉमी होनी चाहिए क्लासिकल के अंदर। लेकिन मॉडर्न की बात करूँ तो मुझे सोसाइटल कंसर्न्स हैं, कि मतलब इकॉनमी चलो ठीक है, सब में मतलब नहीं था कि डीपीएसपी में ये दे रखे है कि सब में जो इनकम है बटनी चाहिए, सब में रिसोर्सेज बटने चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, ये सारी चीजें। अब स्टेट की बात करते हैं तो क्लासिकल वाले क्या फॉलो करते हैं, लेजर फेयर स्टेट, ये मैंने क्वेश्चन में यही वाला पॉइंट पूछ रखा है। और मॉडर्न वाले वेलफेयर स्टेट। नेक्स्ट ओरिएंटेशन कैसी है, ऑब्वियसली अगर मैं अपने राइट्स देखूंगी, अगर मैं लेजर फेयर वाला कर रही हूँ फॉलो तो, और वेलफेयर है तो मैं जस्टिस देखूंगी। तो ये चीज उधर उल्टी दे रखी थी। अब बेनिफिट्स क्या होना चाहिए, ये बिलीव करते हैं कि इंडिविजुअल
कि जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। और ये जो मॉडर्न वाले हैं वो बिलीव करते हैं कि जो नेशनल ग्रोथ है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन से जो न्यो लिबरलिज्म है उसके कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? फर्स्ट आपका ऑप्शन है डीरेगुलेशन, नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन, थर्ड है मार्केट फ्रीडम और डी है नन ऑफ द अबव। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसका आंसर बताइए। और इससे पहले कि मैं आपको इसका आंसर बताऊं, आपके जो वीडियो है उसके नीचे एक लाइक बटन है और एक सब्सक्राइब बटन है, तो प्लीज वो दोनों प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको अगर कंटेंट मैं आपको इतना अच्छा दे रही हूँ तो प्लीज आई ऑल्सो नीड अप्रिसिएशन। तो दोस्तों इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। अब देख लेते हैं न्यो लिबरलिज्म के क्या फीचर्स हैं। इससे पहले जिसको भी ये नहीं पता कि न्यो लिबरलिज्म क्या है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे आया था कैसे नहीं, तो मैं ये सारी चीजें अपनी थ्योरी वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और अगर आपको देखना है तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं, और जो नहीं रेफर करते उनको तो अब मैं क्या ही बोलूं, वो सीधे फिर अब ये शॉर्टकट वाले चीजें पढ़ें। चलो फिलहाल इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट कि सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट होंगी नियोलिबरलिज्म के अंदर। दूसरा, पब्लिक एक्सपेंडिचर हमें कम करना है, किसको, गवर्नमेंट को, किस लिए, ताकि वो सोसाइटल सर्विसेज दे सके। तीसरा, डीरेगुलेशन करो। डीरेगुलेशन मतलब जैसे पहले इंडस्ट्रीज होती थी या फिर कोई भी कंपनीज होती थी ना, उन पे ना ओवर नहीं होता था कि लाइसेंस राज होता था, कि वो बहुत सारी कंडीशन लगा के तुमको लाइसेंस देंगे ये सब। तो फिर क्या होगा, और फिर बोलेंगे कि भाई तुम एक पर्टिकुलर एरिया में ही तुम अपनी इंडस्ट्री खोल सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते वैसे नहीं। तो फिर उनको प्रॉफिट नहीं होगा, तो फिर जब प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कैसे जाएगा? तो जब हमारी लिबरलिज्म एलपीजी पॉलिसीज वगैरह आई 1991 में, तो क्या हुआ कि थोड़ा मार्केट खोली गई, कि मतलब लोगों को अलाउ किया गया कि वो अपने बिजनेस खोले और प्रॉफिट कमाए और उसके बाद गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिले। तो अगर तुम ओवर रेगुलेट करते हो तो इकोनॉमी सही नहीं जाती, बट अगर जैसे डीरेगुलेशन किया, किस लिए, ताकि मार्केट फोर्सेस को अलाउ करे कि वो एक्ट करे एज सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म, जैसे जो इनविजिबल हैंड्स वाला जो कंसेप्ट है ना, वही कि अगर गवर्नमेंट ओवर उनको रेगुलेट नहीं करेगी तो मार्केट अपनी नीड के हिसाब से प्रोडक्शन वगैरह और जो भी मतलब किस हिसाब से ऊपर नीचे प्राइसेस हो रहा है उसको खुद रेगुलेट करेगी। नेक्स्ट की प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर्स का। प्राइवेटाइजेशन में इसलिए फोकस होता है क्योंकि देखो, गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रेवेन्यू है। अब लिमिटेड रेवेन्यू उनके पास आ गया और उसमें उन्होंने समझ लो नई नई इंडस्ट्रीज भी लगानी है। तो अगर नई नई इंडस्ट्रीज लगाने में वो ध्यान देंगे तो वेलफेयर पॉलिसीज में इतने सारे पैसे कैसे डालेंगे वो? तो फिर उनको लोन लेना पड़ेगा, लोन लेंगे तो फिर इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो ये फायदेमंद सौदा नहीं है ना। तो इससे बढ़िया क्या करते हैं ना प्राइवेटाइजेशन में, कि जो लोग हैं उनके पास पैसा है, अब प्राइवेट कर देंगे। प्राइवेटाइजेशन में क्या होगा, लोग अपने पैसे से खुद इंडस्ट्री लगाएंगे। अब इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो इस क्या कर रहे हैं, वो जॉब क्रिएट कर रहे हैं। अब जॉब्स क्रिएट करेंगे, लोगों को जॉब्स देंगे। अब वो जो लोगों के पास, अब जिन लोगों को जॉब मिली उनके पास पैसे आएंगे, अब वो पैसे से फर्दर इतने सारे सामान खरीदेंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा। और साथ ही साथ ये जो लोग बिजनेसमैन हैं जो पैसा लगा रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, ये सब तो उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। और गवर्नमेंट जो ये एक्स्ट्रा रेवेन्यू होगा फिर क्या करेंगी, इनसे हमारी जो पब्लिक यूटिलिटीज वाली जो चीजें हैं जो गवर्नमेंट ही बना सकती है उस पे वो इन्वेस्ट करेगी फर्दर, और स्कीम्स में इन्वेस्ट करेगी, और ऐसे हमारी वेलफेयर इकोनॉमी बनेगी। नेक्स्ट की चेंज करना है परसेप्शन किसका, पब्लिक कम्युनिटी का, गुड टू इंडिविजुअलिज्म पे और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कि इंडिविजुअलिज्म और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ फोकस होना चाहिए। ये कौन सी आइडियोलॉजी कहती है, ये कहती है न्यू लिबरलिज्म। और आइडियोलॉजी क्या होती है, मैंने अपनी एक आइडियोलॉजी की भी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बताया है कि आइडियोलॉजी होती क्या है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ वेलफेयर लिबरलिज्म? तो वेलफेयर लिबरलिज्म के इनमें से कौन से प्रोपोनेंट नहीं है? लास्की, मैकाइवर, नोजिक या फिर कोई भी नहीं? तो इसका आंसर है नोजिक, क्योंकि जो वेलफेयर लिबरलिज्म है वो आया ही लास्की और मैकाइवर की जो राइटिंग्स है उसके थ्रू था। तो जो वेलफेयर लिबरलिज्म के बारे में देख लेते हैं हम कुछ पॉइंट्स। 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में मर्ज हुआ ये किसकी राइटिंग्स के थ्रू, लास्की और मैकाइवर।
और इसका क्या कहना है वेलफेयर लिबरलिज्म का? इसका कहना है कि जो स्टेट है ना, स्टेट है तो वह एवी नहीं है, उसका कुछ काम है। स्टेट एग्जिस्ट करती है ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके फुलर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी, इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में एक तरफ, और दूसरी तरफ मार्केट को भी रेगुलेट करे, मतलब उसके डुअल वर्क है। दूसरी तरफ हमने जो तीसरा ऑप्शन दिया था ना कि नॉजिक क्यों गलत है, क्योंकि नॉजिक, हायक और जो रॉल्स है ना, वो नियो लिबरलिज्म के प्रोपोनेंट्स हैं, ना कि वेलफेयर लिबरलिज्म के। तो ये दो क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ पे, और इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो पहला है कि जो क्लासिकल लिबरल्स है ना, वो प्रेजेंट करते हैं जो सिविल सोसाइटी है एज अ रेल्म ऑफ फ्रीडम, कि वो फ्रीडम के रेल्म में जी रही है, लेकिन जो स्टेट है उसको एक कोर्सिव फोर्स की तरह वो डिफाइन करती है, कि जो सिविल सोसाइटी है वो तो चलो उनका तो मतलब फ्रीडम, उनका राइट है, बट जो स्टेट है ना वो रिस्ट्रिक्शन लगाती है इंडिविजुअल्स पे। दूसरा कि लॉक है, उन्होंने मेटाफर एक यूज किया था नाइट वॉचमैन, तो नाइट वॉचमैन किसके लिए यूज किया था? स्टेट के लिए। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर लाइन। क्यों? क्योंकि उसका जो स्टेट है उसका रोल बहुत ही लिमिटेड है। क्या है उसका रोल? कि इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन देना। किससे? इंडिविजुअल से, एक दूसरे से ही। तो बेसिकली ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, नाइदर ए नॉर बी। इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किसने फॉर्मली बिलीव करते थे कि जो पीरियोडिक कम्युनिटेरियन करेक्शन होनी चाहिए? कम्युनिटेरियन ऐसी, कम्युनिटेरियन मतलब कम्युनिटी से रिलेटेड, यानी कि इंडिविजुअल को एज अ सिंगल यूनिट नहीं देखे हम, एज अ कम्युनिटी देखे। क्योंकि लिबरलिज्म जो है, क्यों होनी चाहिए करेक्शन? क्योंकि लिबरलिज्म एक सेल्फ सबवर्टिंग डॉक्ट्रिन है, यानी कि खुद को सबवर्ट करते रहते हैं खुद। आपके पास ऑप्शन है ए जॉन रॉल्स, बी रॉबर्ट नॉजिक, सी टोकिन, और डी माइकल वॉल्जर। तो दोस्तों, अगर आप कभी भी ऐसे कम्युनिटेरियन वाले क्वेश्चन में फंस जाओ ना और आपको आंसर नहीं पता हो, तो आप माइकल वॉल्जर लगा के आ सकते हो, बिकॉज माइकल वॉल्जर एक कम्युनिटेरियन है। ठीक है, तो इसका आंसर है डी माइकल वॉल्जर। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिबरलिज्म के? ए फ्रीडम ऑफ थॉट, बी रूल ऑफ लॉ, सी मार्केट इकोनॉमी, डी सारे। इजी क्वेश्चन है, सभी हैं। क्योंकि लिबरलिज्म क्या कहता है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए लिबरलिज्म की। लिबरलिज्म कहता है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ थॉट होना चाहिए, कि आप कुछ भी कर ले, लिमिटेशन होनी चाहिए लेकिन गवर्नमेंट की पावर पे और रिलीजन पे, कि आपको एक लिमिटेड तरीके से ही कंट्रोल कर सके, ये नहीं कि हर एक चीज में वो आपको रोक रहे हैं। तीसरा रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर रूल ऑफ लॉ होगा तो लॉ के तरीके से ही सारी चीजें होंगी। चौथा मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताई थी। नेक्स्ट की ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, यानी कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंटली वो काम करे, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करे। तीसरा ओपन फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। फिर इक्वल राइट्स होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए एंड इक्वल ड्यूटीज होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये लिबरलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अब बताइए ये लाइंस किसने कही थी? कि द लिबर्टी फॉर द एंशियंट्स कंसिस्टेड इन एन एक्टिव और एंड कांस्टेंट पार्टिसिपेशन इन कलेक्टिव पावर। की जो लिबर्टी है ना, वो कैसे एग्जिस्ट करती है? वो ऐसे एग्जिस्ट करती है कि आप एक्टिवली और कॉन्स्टेंटली पार्टिसिपेट करते रहोगे ना इन कलेक्टिव पावर मेकिंग में, तो लिबर्टी आप सच में लगेगा कि लिबर्टी है। जैसे कि अभी डेमोक्रेसी है, हम लोग जाते हैं, वोट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं एंड फिर वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमारा भी पार्टिसिपेशन है। तो आपके पास ऑप्शन है ए हॉब्स, बी थॉमस जेफरसन, सी लॉक और डी बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये स्टेटमेंट का ही है पर्टिकुलरली बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस तो हो गए। अब एक काम कीजिए, नीचे लाइक बटन दबाइए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती जाए। और इसी सीरीज से रिलेटेड जो थ्योरी पार्ट किसी को एक्सेस करना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।